अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा वीक नंबर 3 का टेस्ट डिस्कशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्मोक। स्मोक दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। एक होती है उसमें स्मोक प्लस फोग। ठीक है, अगर हम बेसिक कंपोनेंट की बात करें जो स्मोक में होते हैं तो देखिए उसमें ओजोन भी होती है, ओजोन के साथ NO2 भी होती है। इसी तरह यह है पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट। इसी तरह पर ऑक्सी एसिटाइलिन नाइट्रेट। ठीक है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और लास्ट पे है ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों के तीनों जो हैं और फोर्थ नंबर वाला ये भी, ये सारे के सारे बेसिक कंपोनेंट हैं जो कि स्मोक बनाने में रोल अदा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट मोनोमर्स ऑफ टेरिलीन। ये जो टेरिलीन होता है इसका सेकंड नेम होता है डेक्रोन। ठीक है, और इस बार हमें 2020 में इसके मोनोमर पूछे हुए थे डेक्रोन के, तो डेक्रोन को ही टेरिलीन बोलते हैं। इसमें होता बेसिकली क्या क्या है, एक तो टरफिथालिक एसिड होता है, साथ एथिलीन ग्लाइकोल होती है। ठीक है, टरफिथालिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकोल होती है। इसी तरह एडिपिक एसिड और जो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन होता है ये नाइलॉन 6,6 होता है, नाइलॉन 6,6 होता है। और अकेला नाइलॉन 6 जो होता है ये भी आपने पढ़ रखा होगा कि अकेला नाइलॉन 6 जो होता है ये कैप्रोलैक्टिन होता है। ठीक है, कैप्रोलैक्टिन, कैप्रोलैक्टिन स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, कैप्रोलैक्टिन मोनोमर इसका होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन द अमाउंट ऑफ सल्यूट डैश एज कंपेयर टू दैट इन सैचुरेटेड। देखें, एक सिंपल सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है और एक सुपर सैचुरेटेड है। सुपर सैचुरेट होता है कि हम थोड़ी बहुत हीट करके किसी चीज़ में फर्दर सल्यूट उसमें डाल देते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो सल्यूट की मिकदार होगी इन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वो मोर होगी, यानी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज पोल्यूटेंट दैट काज स्टेरिलिटी इन ह्यूमन बीइंग। देखें, ये जो स्टेरिलिटी होती है इसका मतलब होता है अनेबल टू प्रोड्यूस समथिंग, यानी ये बांझपन की एक बीमारी होती है। तो ये मोस्टली मरकरी की वजह से होती है। ठीक है, एबोनाइट इज़, एबोनाइट एक ब्रांड का नाम है। ठीक है, ब्रांड का नाम है और इसमें क्या होता है कि हार्ड जो रबर होती है ना, यानी एक अच्छी क्वालिटी की रबर होती है, हार्ड रबर होती है। एबोनाइट एक ब्रांड का नाम है जिसमें हार्ड रबर इंक्लूड होती है। और हार्ड रबर क्या होती है, जिसमें 25% से लेके 80% तक सल्फ़र होता है, यानी जितना सल्फ़र की मिकदार बढ़ती है उतनी अच्छी क्वालिटी हो जाती है। इसी तरह इसको क्या बोलते हैं, हाईली वोल्कनाइज्ड रबर। वोल्कनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, या नेचुरल हो कोई रबर या प्लास्टिक मटेरियल नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, उसकी आगे फर्दर जो प्रॉपर्टी है ना उसको हम इन्हांस करने के लिए वोल्कनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। तो आम तौर पे हम सल्फ़र की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं उसमें, इसको हम वोल्कनाइजेशन। लेकिन जो जर्नल चीज़ है वोल्कनाइजेशन का मतलब होता है कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करना है किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, एनॉक्सिया, एनॉक्सिया क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी
मीन सफोकेशन होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है इससे एनॉक्सिया होने के चांसेस होते हैं, यानी इससे एनॉक्सिया होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ज़िग्लर-नाटा कैटालिस्ट। देखें ज़िग्लर-नाटा कैटालिस्ट ये एक साइंटिस्ट के नाम से ना कैटालिस्ट है। ज़िग्लर और नाटा दो साइंटिस्ट हैं डिफरेंट। और ये जो 1 अल्कीन होती है, 1 अल्कीन, इनकी पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, इनकी पॉलीमराइजेशन करवाते हैं इस कैटालिस्ट को इस्तेमाल करते हुए। और 1 अल्कीन की जब पॉलीमराइजेशन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, पॉलीथीन बनती है, पॉलीथीन। और अब ज़िग्लर-नाटा कैटालिस्ट होता क्या है, एक एल्युमिनियम के साथ 3 जो इथाइल ग्रुप लगे होते हैं C2H5, और टाइटेनियम का टेट्राक्लोराइड तो साथ होता ही है। एक एल्युमिनियम के साथ 3 एथाइल ग्रुप लगे होते हैं, यानी ट्राई इथाइल एल्युमिनियम होता है। अगर 2 मॉलिक्यूल कर दिए जाएं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मिक्सचर होता है इन 2 चीज़ों का, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्युमिनियम या ट्राई इथाइल एल्युमिनियम होता है। ठीक है। लेड पॉइजनिंग causes damage to which one of the following? लेड किस किस को पॉइजन कर सकता है, किडनी, ब्लड, लीवर, सारी की सारी चीज़ों को ये इफ़ेक्ट करता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कौन डिस्क्राइब, मतलब किसने डिस्क्राइब किया, तो ये फोरियर एक साइंटिस्ट है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट नैनो मटीरियल्स। नैनो मटीरियल्स की जब हमने बातें की थी तो कहा था कि सरफेस एरिया बढ़ता है, ठीक है, वेरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंजिंग आती है, कांस्टेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ये काम नहीं होता क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी चेंज होती हैं, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, सरफेस एरिया चेंज हो जाता है, टफनेस, हार्डनेस, कलर इवन के चेंज हो जाते हैं। तो फार्मिंग सस्पेंशंस भी बन जाती हैं इनकी नैनो मटेरियल्स की। तो ये जो काम है ये प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी नैनो मटेरियल की। पॉलीमर यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास के तौर पे जो इस्तेमाल होता है इसको बोलते हैं लेक्सेन। लेक्सेन एक पॉलीकार्बोनेटेड कंपाउंड है, पॉलीकार्बोनेटेड कंपाउंड है। पॉलीकार्बोनेटेड कंपाउंड है तो इसका मतलब होगा कि कार्बोनेटेड ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होंगे इसको बनाने में। फिर ये हार्ड होता है, फिर ये ट्रांसपेरेंट होता है, हार्ड होता है और पॉलीकार्बोनेटेड ग्रुप होते हैं इसमें, ठीक है, लेक्सेन में, जिसको हम बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। When huge amounts of sewage are dumped into a river, what happens to the BOD? Biological oxygen demand, ये इंक्रीज़ कर जाती है। एक्चुअली होता यूँ है कि जब हम सीवज जो होता है उसको रिवर के साथ मिक्स करते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर को उन्होंने डिकम्पोज करना होता है और वो इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। अब गौर कीजिएगा कि ऑक्सीजन में तो कमी आएगी लेकिन BOD में इंक्रीज़ होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होगी वो इंक्रीज़ होगी। होता यूँ है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होंगे वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उस मिक्सचर में उसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं, बायोडिग्रेड कर रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में BOD
की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट है विच पेयर ऑफ स्पीशीज गिव बिलो विल प्रोड्यूस बैकलाइट। बैकलाइट जो होता है ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड मोनोमर इसके होते हैं और ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर होता है और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री पाउल एनास्टस एंड जॉन वार्नर, ये दोनों के दोनों इसके फाउंडर हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रिंग अबाउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जो कि वो एनर्जी होती है मिनिमम जो कि हमें किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, फ्रूटफुल कोल्यूजन के लिए रिक्वायर्ड होती है। और इसको हम थ्रेशहोल्ड एनर्जी का नाम भी दे सकते हैं। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी भी हमने पढ़ रखा है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमें रिक्वायर्ड होती है फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इसको हम उसी निस्बत से थ्रेशहोल्ड एनर्जी का नाम भी दे सकते हैं। Which of the following solution would exhibit abnormal colligative properties? देखें abnormal colligative properties वही कंपाउंड या मॉलिक्यूल शो करेंगे जो कि इलेक्ट्रोलाइट होंगे। मीन के जो क्या बोलते हैं वाटर के अंदर डिसोसिएट हो सकेंगे, ठीक है, जो आयंस बनाएंगे। तो यहाँ पे चेक करें तो यूरिया, ग्लूकोज ये तो इलेक्ट्रोलाइट है नहीं, ठीक है, इसलिए सोडियम क्लोराइड ही एक ऑप्शन बचता है जिसके 2 पार्टिकल बनेंगे और वो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। आर्सेनिक ऑक्साइड एक्ट्स इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देखें आर्सेनिक ऑक्साइड जो होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, इसमें हम क्या करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं। इसी तरह लेड चैम्बर प्रोसेस भी है लेकिन वो एक ओल्ड मेथड है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम क्या करते हैं SO2 को प्योरीफाई भी कर रहे होते हैं और ये जो आर्सेनिक ऑक्साइड होते हैं ना, इनको निकालने के लिए हम FeOH थ्राइस का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी याद रखिए क्योंकि अभी हमें 2020 में ये भी पूछा हुआ था कि हम आर्सेनिक ऑक्साइड को कैसे रिमूव करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तो कैसे रिमूव करते हैं FeOH थ्राइस का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। और ये आर्सेनिक ऑक्साइड एक्ट क्या कर रहा होता है वहाँ पे क्या कर रहा होता है एज ए पॉइजन, ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन सॉल्वेंट यूज फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ्स। ग्रीन सॉल्वेंट हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ग्रीन सॉल्वेंट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कपड़ों को ब्लीच करने के लिए। और एक और चीज़ है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना उसको हम कॉस्टली जो फैब्रिक्स होते हैं यानी महंगे कपड़े वगैरह होते हैं उससे हम ब्लीच नहीं करते। Acid rain is due to increase in the concentration of which of the following in the atmosphere? देखिए एक तो चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट होना, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करती है तो हमें कार्बोनिक एसिड देती है, ठीक है। अब ये जो होती है ना ये बिल्कुल बहुत ही क्या बोलते हैं बहुत वीक एसिड होता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वाटर के साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड मिल जाता है
तो हमें पता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड बना के छोड़ता है। फिर इसी तरह जब NO2 मिलता है वाटर के साथ, तो हमें ये भी पता है कि ये क्या बनाता है, ये नाइट्रिक एसिड बनाता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रस एसिड बनाता है, ये बना रहा होता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एसिडिक होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इस वजह से जो रेन होती है वो एसिडिक हो जाती है इन दो की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। द कंपाउंड यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेरेलिन भी हमने पीछे पढ़ा कि इसको डैक्रोन भी बोलते हैं। टरफिथालिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करते हैं। एक्सीलेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मीन दैट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू अ लाइट, ठीक है। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो होती है ना, अगर क्वांटम डॉट्स की हम बात करते हैं, क्वांटम डॉट्स जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है ना, तो ये डिफरेंट कलर दे रहे होते हैं, ठीक है। तो क्वांटम डॉट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऑप्टिकली बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट होती है, डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करती हैं। मैक्सिमम डिज़ायरेबल कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 1 ppm होती है। और फ्लोराइड हमें पता है कि जो टूथपेस्ट होती है उसमें F होता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो बीमारी होती है वो फ्लोरोसिस होती है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फाउल स्मेल इन द बॉडीज़ ऑफ वाटर टैंक। देखें, जो टैंक या वाटर टैंक होते हैं या पाउंड्स वगैरह होते हैं, होता यूँ है कि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं ये यूज़ कर रहे होते हैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मीन डिज़ोल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे तो इट्स मीन कि जो ऑक्सीजन है वाटर में उसकी कमी हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन लेस हो जाएगी। ऑक्सीजन लेस हो जाएगी तो प्लांट्स जो वाटर के अंदर होते हैं या एनिमल्स जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। और जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, फाउल स्मेल आएगी। एक्चुअली होता यूँ है कि एनएरोबिक प्रोसेस होता है, या जिसको हम एनएरोबायोसिस का नाम देते हैं। इसके नतीजे में क्या होता है, ये जो सारा काम हो रहा है ये वाला होता है। और होता यूँ है कि एरोबिक प्रोसेस यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जो काम हो रहे होते हैं, ठीक है, ये सारे का सारा काम होता है। और बेसिकली होता ये है कि मीथेन प्रोड्यूस होता है, मीथेन के साथ साथ अमोनिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और अमोनिया के साथ साथ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, फाउल स्मेल काज करती हैं। और ये भी हमें इस बार पूछा हुआ था 2020 के पेपर में। हमें इल्म है कि क्या पूछा हुआ था कि जो टैंकी के अंदर फाउल स्मेल होती है किस वजह से होती है, पानी की। तो यही प्रोसेस होते हैं। वहाँ पे आई थिंक सो इस तरह था कि ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीजन की, पता नहीं इस तरीके का कोई ऑप्शन था तो देख लीजिएगा, लेकिन इस दफ़ा ये था। When we do the spraying of DDT on crops, it causes pollution of। देखिए DDT क्या है, ये डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोईथेन है। डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोईथेन है। और इसका अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो ये होता है C14H9 और Cl5, ठीक है। क्योंकि डाई क्लोरो 2 क्लोरो हो गए, फिर ट्राई क्लोरो लास्ट पे आता है ईथेन।
ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसका हम स्प्रे करते हैं तो ये क्या करता है कि एयर हो गई, एयर को भी इफ़ेक्ट करता है, वाटर को भी इफ़ेक्ट करता है और सॉइल को भी इफ़ेक्ट करता है। अब कैसे करता है, देखें जब हम स्प्रे कर रहे होते हैं क्रॉप के ऊपर तो इसके कुछ ड्रॉप जो होते हैं ज़मीन के ऊपर चले जाते हैं, ज़मीन पे गिरते हैं तो सॉइल पोल्यूशन काज की इसने, ठीक है। और उसके अलावा सम टाइम ऐसा होता है कि इसके इस्तेमाल से ये ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं ये एटमॉस्फेयर में जाके प्रॉब्लम काज करती हैं, यानी एयर को भी पोल्यूटेड करते हैं, ठीक है, यानी ओजोन डिप्लेशन का काम भी करती है। इसके बाद ये क्या करती है कि जब इसको हम स्प्रे करते हैं वाटर में जाता है तो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी ये इफ़ेक्ट करती है, उनकी डेथ का सबब बनती है। तो यानी कि वाटर को भी ये पोल्यूटेड करती है। तो क्या होगा, सॉइल एंड वाटर, ठीक है, सॉइल और वाटर को भी करती है और एयर को भी करती है। यहाँ पे सॉइल और एयर लिखा हुआ है। आई थिंक सो कि दिस ओवरऑल जो हमारा ऑप्शन है ना ये कंफ्यूजिंग है। जो हमारा ऑप्शन होना चाहिए था वो तीनों को मिलाकर होना चाहिए था, एयर, वाटर और सॉइल तीनों को मिक्स करके होना चाहिए था, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को भी चेक कीजिएगा। ये वाला भी ऑप्शन एन एरोबायोसिस होगा और इसका भी आंसर, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन मिक्स नहीं है ना, क्योंकि सॉइल, वाटर और एयर तीनों इफ़ेक्ट होते हैं इससे। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हेयर आल्सो, विच पोल्यूटेंट इज रिलीज बाय जेट प्लेन्स। देखें जेट प्लेन जो होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड को भी निकालता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी निकालता है, एरोजोल को भी निकालता है। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स को भी निकालता है और इसके अलावा फ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स को भी ये निकालता है। तो आई थिंक सो कि इसका भी आंसर आपको गलत ही मिलेगा हमारी की में, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें निकालता है। लेड भी निकालता है, वाटर वेपर भी निकालता है, ब्लैक कार्बन भी निकालता है, ठीक है। सो मेक श्योर आप इसकी भी करेक्शन करेंगे, ठीक है। तो जेट प्लेन जो होता है वो क्या क्या निकाल सकता है, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लंबी फहरिस्त है। सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, लेड है, वाटर वेपर है, ब्लैक कार्बन है। इसके अलावा ओवरऑल अगर हमसे पूछा जाए तो ये फ्लोरोकार्बन्स भी आप कह सकते हैं, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को अमिट करता है, ठीक है। फिर अगेन द सुपरसोनिक जेट्स काज पोल्यूशन बाय डिस्टर्बिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ओजोन लेयर को इफेक्ट करते हैं। द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज इज कैटालाइज्ड बाय, माल्टेज की हेल्प से कैटालाइज करते हैं इसको। तो द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज अ मैक्सिमम ओवर साउथ पोल के ऊपर हमने पढ़ा था, ठीक है, कि ओजोन होल वहाँ पे, ओजोन होल का मतलब कोई सुराख नहीं है, जस्ट अगर एक जगह पे इतनी मोटी तय है तो दूसरी जगह पे थोड़ी सी स्मॉल हो जाएगी, थिक, ये जो पतला हो जाना है ना लेयर का, इसको हम ओजोन होल का नाम देते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्विवेलेंट टू, ये तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज डैश प्रोसेस, फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल हो सकती है लेकिन केमिकल कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकती, ठीक है। और फिजिकल टेम्परेचर अब्जॉर्प्शन जो है ये लो टेम्परेचर के ऊपर फिजिबल होती है। कीप इन माइंड दिस पॉइंट आल्सो वाज आस्क्ड इन 2020 पेपर। Which of the following process is an example of heterogeneous catalysis? Heterogeneous catalysis you know very well कि इन सभी में हम जो भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक सॉलिड पार्टिकल टाइप का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कैटालिस्ट, ठीक है। तो इससे आप फेमिलियर होंगे।
जस्ट इन तीनों में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं आप उनको देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सेलुलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। द प्रीफिक्स नैनो कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग ड्वार्फ, ठीक है। ड्वार्फ इसका मतलब होता है टाइनी, लिटल, स्मॉल, छोटा, ठीक है। डैश इज एन एक्सीलेंट ग्रीन सॉल्वेंट एज वेल। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सीलेंट ग्रीन हाउस गैस। लेकिन इस दफ़ा हमें 2020 में क्या पूछा हुआ था कि विच वन इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ था कि वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एक अच्छा ग्रीन सॉल्वेंट भी है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। The law that relates the solubility of gas to its pressure। देखें प्रेशर लगा के ना हम किसी गैस को डिज़ोल्व कर रहे होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। तो इसको हम हेनरी लॉ बोलते हैं। ये जब हम राउल्ट्स लॉ को पढ़ रहे होते हैं तो उसके साथ ही इसकी भी स्टडी हमने लेक्चर में भी बात की हुई है अपने सोल्यूशन वाले चैप्टर में। एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इज बायोपॉलीमर। Green chemistry could also include which of the following? High temperature, डाइक्लोरोमीथेन, fossil fuels, microwaves। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल्ड विद चेंज इन कंपोजिशन जियोट्रॉपिक होता है। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड में सोल्यूशन, तो ये बटर का होता है। द फॉलोइंग लेजिस्लेशन गिव द बर्थ टुडेज ग्रीन केमिस्ट्री इनिशिएटिव। पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट जो है, बेसिक जो थीम होता है ना वो होता है हम पोल्यूशन कम करें किसी भी तरीके से, जो पॉइजनस है उसको कम करें किसी भी तरीके से। तो नेक्स्ट है स्पीड ऑफ अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड सन। सन के अराउंड जो ऑर्बिट अर्थ ऑर्बिटिंग स्पीड है वो 8.5 माइल्स पर सेकेंड है। इंटीरियर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज़ मेड ऑफ, ये सारी की सारी जो रॉक्स हैं वो इस्तेमाल होती है इसको बनाने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टेस्ट नंबर 3 वीकली जो है हमारा। देखें जो लॉजिकल या रीज़न वाली क्वेश्चन होते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उनके बारे में फ़र्दर एक्सप्लोर किया जाए और चीज़ें बताई जाएँ। तो बाकी मोस्टली चीज़ें हमने अपने लेक्चर में भी बातें की होती हैं और इन चीज़ों का को बार बार सुनने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को चीज़ें मैक्सिमम कवर होती जाएंगी, बार बार रिवाइज होती जाएंगी। और कीप इन माइंड कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रीडिंग से बेहतर है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी किया करें।